वॉलोंग से विड्रॉ करना बहुत कठिन था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मुश्किल था बनिस्बत के वहाँ ट्राई जंक्शन पे फर्म बेस में लड़ाई लड़ना, वॉलोंग में लड़ाई लड़ना। नमस्कार दोस्तों, आपने बैटल ऑफ वॉलोंग के बारे में पहले वीडियो में सुना। आज हम आपको बैटल ऑफ वॉलोंग का दूसरा पहलू भी दिखाने जा रहे हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर कुलदीप बराड़। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए आप अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। मेरी बचपन से ही ये इच्छा थी, क्योंकि मैं इंस्पायर हुआ था अपने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म से। उन्हें जितनी लड़ाइयाँ लड़ी और हमारी सिखों को उन्होंने काफ़ी उपदेश दिए कि जुल्म के साथ लड़ना है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है। और वैसे भी नेताजी और बाकी लीडरों से मैं प्रभावित हुआ था। और लेकिन मैं बिकॉज ओवर एज होने की वजह से मैं सीधा IMA या NDA में नहीं जा सका। मुझे पहले एज ए रैंक जाना पड़ा, इन रैंक सर्विस की हॉट्सनॉक में, बहुत ग्रेट रेजिमेंट, बहुत शानदार रेजिमेंट। और वहाँ से मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करके 1 या 2 साल में फिर IMA ज्वाइन की 1958 में, और जून 60 में फोर्ट डोगरा में कमीशन मिला। फोर्ट डोगरा नागालैंड में थी और हमारे काफ़ी हमने ऑपरेशंस किए अगेंस्ट द नागा होसाइड फॉर 2.5 years, 2.5 साल के बाद हम जाने वाले थे पीस स्टेशन में कहीं शायद देहरादून को। तब तक अक्टूबर में लड़ाई शुरू हो गई चाइना की, और हमारी बटालियन को फोर्ट डोगरा को हुक्म मिला कि जल्दी से वॉलोंग में जाएंगे एज ए रिजर्व बटालियन ऑफ 11 ब्रिगेड। तो 11 ब्रिगेड जिसके कंधों पे था वॉलोंग की रक्षा का भार, फोर्ट डोगरा एक रिजर्व बटालियन के तौर पर सर कब आई? ये लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी 22 अक्टूबर से। जी हाँ। 1922, लेकिन 23-24 अक्टूबर तक वॉलोंग के मेन डिफेंसेस पर आ गए थे। और जब चाइनीज शुरू में उन्होंने कांटेक्ट किया, उनकी बहुत चपत पड़ी ज़बरदस्त, और वहाँ रोके गए। और वॉलोंग एक ही सेक्टर है जिसमें तकरीबन 1 महीना भर चाइनीज़ को आगे नहीं बढ़ने दिया। एनीवे, जब उन्होंने फिर एक और डिवीज़न एक्स्ट्रा लाई, माओ जेडोंग को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि बाकी सब सेक्टर में उनको दनादन सक्सेस मिल रही थी। जी हाँ। और उसने 3 डिवीज़न रिजर्व कर रखे थे। कामेंग डिवीज़न में धोला और ये कामेंग और ये बोमडीला की साइड में लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन वो जल्दी इतनी कामयाबी पा रहे थे कि सिर्फ 2 डिवीज़न से ही काम चल गया। और इधर वॉलोंग में उन्होंने 1 ब्रिगेड और 4 बटालियन रखी थी, और उनको बहुत कैजुअल्टी हुई। और इधर 4th, 6th और 6th कमांड ने बहुत ज़बरदस्ती लड़ाई करके रोक रखा था। इससे माओ जेडोंग को बड़ी शर्म आने की महसूस हो रही थी कि शायद हमें वहाँ शिकस्त मिल जाए वॉलोंग में। ओके। हो सकता था कि उनको शिकस्त मिलती। जी हाँ। फिर उसने एक जो डिवीज़न था चामदो में, जी हाँ, वहाँ से जल्दी से मूव किया 1 नवंबर को शायद, और 1 से 10 नवंबर तक वो पूरा डिवीज़न 15,000 और सैनिक और अफसर और बड़ी बड़ी तोपें डिवीज़न आर्टिलरी लेकर आ गया। 1 ब्रिगेड के लिए 2 डिवीज़न चीनियों ने वॉलोंग सेक्टर में लगाई। अभी सर, आपको मूवमेंट ऑर्डर मिल गया था वॉलोंग के लिए बटालियन को। उस वक्त वॉलोंग में क्या हाल थी और आप कैसे इंडक्ट हुए पूरी पलटन? वॉलोंग जो है वो बहुत आगे का इलाका है, वहाँ पर कोई रोड नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी, सिर्फ फुट पैर ट्रैक जाता था। 15 दिन लगते थे तेजू से वॉलोंग पहुँचने के लिए। और सिर्फ जो एक तरीका था वहाँ जाने का कि ऑटर जहाज़ जिसमें 6-7 आदमी बैठ सकते थे, फुल इक्विप्ड, और वो दिन में और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ही फ्लाई कर सकते थे। जी हाँ। क्योंकि उसके बाद बहुत तेज़ हवा होती थी। तो इसका मतलब था दिन में शायद 1 या 2 कंपनी इंडक्ट हो सकती थी, और आर्टिलरी है उसको ले जाना है तो फिर तो एक ही कंपनी मुश्किल से। तो एनीवे हमें हुक्म मिला कि जब वो देखा कि उनकी पोजीशन उन्होंने आके कुछ
हाई हिल कैप्चर कर लिए थे चाइनीज़ ने, तो जो ब्रिगेड रॉली जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने फैसला किया कि अगर हम उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो ये वॉलोंग हम पूरा डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। चाइना जीत जाएंगे वहाँ। तो इसलिए उन्होंने चौथी बटालियन की मांग की, तो फोर्ट डोगरा को हुक्म दिया कि आप चौथी बटालियन के तौर पर वॉलोंग जाएंगे। तो वहाँ वॉलोंग में हम 13 से 15 नवंबर तक हमारी पूरी 4 कंपनियाँ पहुँच गई, कंसंट्रेट हो गई। 13 को 2, कितनी कंपनियां आपकी बाई एयर आई ऑटर्स में? 13 नवंबर को 2 ब्रेवो अल्फा कंपनी, अल्फा ब्रेवो कंपनी, जी हाँ, और 14 को डेल्टा कंपनी बाई ऑटर्स। बाई ऑर्डर, और 15 को बाई ऑर्डर अल्फा कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर मेन। फोर्ट डोगरा पूरी की पूरी ऑटर हवाई जहाजों से आकर के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में लैंड करती है। जी हाँ। फिर क्या होता है सर? फिर उसके बाद क्योंकि ब्रावो और अल्फा कंपनी पहले आई थी तो उनका क्या एम्प्लॉयमेंट था? जो ब्रेवो कंपनी आई थी, देखो हमारी जो बटालियन है उसको एक जगह इकट्ठी लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली लड़ाई की सिचुएशन ऐसी बदलती गई। जी हाँ। नवंबर के 10 तारीख के बाद जी हाँ। कि हमारी जैसे जैसे प्लटून आती जाती थी उनको आगे उसको भेजते। आगे भेजा जाता है, तो ऊपर पहाड़ियों के एवलांच रिज के ऊपर जी। 10,000, 12, 13,000 की हाइट पर। जी हाँ। तो पहली जब ब्रेवो कंपनी आई, एक प्लटून उसकी को भेजी गई कुमाऊं की कंपनी याबक रिज से रिलीव करने के लिए। जी हाँ। क्योंकि कुमाऊं को तब तक हुक्म मिल चुका था कि वो ट्राई जंक्शन में कंसंट्रेट करके 13 नवंबर तक 14 को अटैक करें दुश्मन चाइना के ऊपर और येलो पिंपल को कब्जा करें। उसके बाद उन्होंने ग्रीन पिंपल कब्जा करना था, इसलिए उनको रिलीव करना था। तो हमारी बटालियन को हुक्म मिला कि उनको रिलीव करो। एक पहली तो याबक रिज से, दूसरी मोटर पोजीशन से, और एक कंपनी पता नहीं किस वजह से लैडर को जाने के लिए हुक्म दिया। 14 कौन सी कंपनी थी वो? ये अल्फा कंपनी थी, अल्फा कंपनी को आगे लेडर में भेज दिया। और वो नदी के साथ साथ जी हाँ। फॉरवर्ड पोजीशन में। जी हाँ। एनीवे, जब कुमाऊं का अटैक शुरू हुआ 14 तारीख सुबह, बड़े बहादुरी से लड़े, जी हाँ। को आधी पोजीशन तक पहुंच सके। कुछ शायद कुछ आगे जो ऊंचे वाले मोर्चों तक भी पहुंच गए होंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव था कुमाऊं का? येलो पिंपल। येलो पिंपल। यस, ये कोई ट्राई जंक्शन सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर था। जी हाँ। क्रो फाइल तो एक किलोमीटर ही नजर आता था। तो जब कुमाऊं का अटैक हुआ उस वक्त फोर्ट डोगरा कहाँ थी? उस वक्त फोर्ट डोगरा ब्रेवो कंपनी तो बांट चुकी थी, बढ़ चुकी थी, वो कुमाऊं प्लाटून में लगी हुई थी। प्लाटून में या एवलांच रिज पर। जी हाँ। और अल्फा कंपनी और रास्ते में थी लैडर जाने के लिए। लैडर जाने की। और डेल्टा कंपनी जो 14 तारीख को ही आई थी 10 बजे, उसको एकदम ही हुक्म मिला कि जो आर्टिलरी एम्यूनिशन पड़ा है नदी के वेस्ट छोर पर, उसको एक सिंगल ट्वाइन ब्रिज था, एक आदमी एक ही दफ़ा क्रॉस कर सकता था, और वो एम्यूनिशन कैरी करके नदी के ईस्ट बैंक पर जो गन पोजीशन थी पैराफील्ड बैटरी की, वहाँ पर डंप करना। अच्छा, वहां पर ये अम्यूनिशन कैरेज का काम दिया था जी, और वो भी उस रस्सी वाले ब्रिज से। हाँ जी, वो जो तो बहुत ही मुश्किल काम। बड़ी मुश्किल था, पूरा दिन लग गया। अभी क्या हुआ सर? अभी तो पूरी पलटन आ गई। अभी क्या हुआ? नहीं, अभी 3 कंपनी आई, 3 आई। अभी चौथी कंपनी आनी थी अगले दिन 15 तारीख को। जी हाँ। तो क्या हुआ कि 14 तारीख को जब इनका अटैक शुरू हुआ और तकरीबन 2-2:30 बजे दिन में थम गया सुबह। जी हाँ, और दिन में जी हाँ। 14 तारीख को, और ब्रिगेड रॉली साहब ट्राई जंक्शन से पूरा अटैक देख रहे थे दिन में। ब्रिगेड कमांडर ट्राई जंक्शन पे पहुंचे थे। ओके। वैसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहाँ था? वैसे तो नीचे था वॉलोंग में, वॉलोंग टेकरी, जहाँ ALG जो एयर स्टेप है उससे कोई ओके सर, आधा किलोमीटर तो ऊपर। ब्रिगेड कमांडर स्वयं उस अटैक को वॉच कर रहे थे। स्वयं ऊपर पहुंचे हुए थे। तो कुमाऊं का अटैक रुक जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो सुनते हैं घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। बहुत जल्दी बदला, हर मिनट के बाद सिचुएशन चेंज हो रही थी। जी हाँ। तो वहाँ और कैजुअल्टी हो रही थी कुमाऊं की, बहुत बहादुर से लड़ रहे, लेकिन एम्यूनिशन खत्म हो रहा था। और फिर उन्होंने ब्रिगेड कमांडर ने देखा कि ज़रा मुश्किल होगा और इसको जल्दी से कुमाऊं को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैजुअल्टी बहुत हो गई थी। जी हाँ। और लगता था कि चाइना का जो रीइंफोर्समेंट और ज़्यादा आ गया है ऊपर, जो डिवीज़न आ गया था
4 दिन पहले वो इफेक्टिव हो गया था। उनको ऊपर भेजना शुरू कर दिया उन चाइनीज कमांडर ने। जी हाँ। सो ब्रिगेड कमांडर जब रॉली ने कहा, रॉली साहब ने, तो कर्नल पठानिया साहब ने कहा कि बाकी सब काम छोड़ो। कर्नल पठानिया फोर्ट डोगरा के सीओ हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। जी हाँ। और बड़े एक्सपीरियंस थे, बैटल हार्डन थे और दूरंदेश थे। जी हाँ। वो थे, उन्होंने पता था उनको कि हमारा जो काम है, अगर टाई जंक्शन जाना है, कुमाऊं को रिलीव करना है, चाइना के साथ लड़ाई करनी है, तो वहाँ पर हमें कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिलनी, जी हाँ। ना ही कोई मोटर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है। जी हाँ। तो इसका मतलब है हमें अपने हथियारों से ही लड़ना पड़ेगा, कोई आर्टिलरी नहीं मिलेगी, तो अपना जो प्लटून वेपन है उसी से ही लड़ाई करनी पड़ेगी। ये उनको मालूम था, मालूम गैस हो गया था और ऐसे। आप बता रहे थे कि उन्होंने इसी वजह से हर आदमी के ऊपर, हर जवान के ऊपर एक्स्ट्रा अम्युनिशन लदवाया था। उसने ऐसा किया, उन्होंने कहा जी कि हर जवान आमतौर पर नॉर्मल एक स्केल अम्युनिशन जाता है, जैसे राइफलमैन है वो 50 राउंड का बेंडोलर लेके जाता है, जी हाँ। और जो 2 ग्रेनेड ले जाता है, हैंड ग्रेनेड, और जो LMG वाला है वो तकरीबन 8 या 10 मैगजीन ले जाता है। जी हाँ। उन्होंने कहा कि 4 टाइम एम्यूनिशन ले जाएंगे हर जवान, जी हाँ। एक बंडोलर की बजाय 4 बंडोलर, 200 राउंड। सर ये भी हाँ जी। बता दीजिए कि आपकी राइफल कौन सी थी? हमारे पास 303 राइफल थी, जो कि आपने, बहुतों ने 303 राइफल अब शायद न देखी हो। द्वितीय विश्व युद्ध की 303, और चाइनीज के पास क्या राइफल थी? AK-47 उसके तुम सी ऑटोमेटिक। AK-47 राइफल थी, जो आजकल हम अक्सर सुनते हैं और देखते हैं। तो ये मिसमैच ले करके भारतीय सेना 1962 में लड़ रही थी। आगे क्या हुआ सर? ना सिर्फ ये कर्नल राठौर, सर आर्टिलरी का कितना मिसमैच था। हमारे पास सिर्फ एक बैटरी थी हैवी मोटर की, जी हाँ। 8 गन्ने थी। जी हाँ। उनका रेंज भी बस उतना ही था, जैसे ट्राई जंक्शन तक नहीं पहुंच पाता था, और लिमिटेड एम्यूनिशन था। और दूसरी पापा बैटरी जो 17 पैराफील्ड की आई, जी हाँ। उनके भी 2 ट्रुप ही थे, जी हाँ। और वो भी नदी के ईस्ट बैंक में थे। उनका भी रेंज कम था और उनके भी एम्यूनिशन कम था, जो हमने काफ़ी डंप किया हमारे डेल्टा कंपनी के जवानों ने। तो हमें पता था कि, और वो सिर्फ देखिए तकरीबन 4 बैरल वो थी पापा बैटरी फील्ड पैराफील्ड की, और 8 गने ये थी, टोटल 12 गने एट द मोस्ट। कई दफ़ा कोई गने आउट ऑफ एक्शन भी होती हैं। उनके पूरी डिवीजन आर्टिलरी थी, कोई 80 या 90 ट्यूब थी, 75 मिलीमीटर की और 100 मिलीमीटर की और 120 मिलीमीटर मोटर, हैवी मोटर की। वही कहते हैं सर, यू वर आउटगन्ड। वी वर टोटली आउटगन, outnumbered, outgunned, Outnumbered, outgunned, everything was there except morale, and guts. guts. We had more guts than the Chinese. आगे क्या होता है सर? आगे क्या होता है, जब उन्होंने कहा कि जल्दी पहुंचो, तो कर्नल पठानिया ने कहा भी जल्दी से तैयारी करके जितनी जल्दी हो सके डेल्टा कंपनी के, क्योंकि वही कंपनी अवेलेबल थी पहले। जी हाँ। तो वो डेल्टा कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या सोचा था ब्रिगेडियर रॉली ने और कर्नल पठानिया ने? वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जल्दी से पहले जाएगी और उनको रिलीव करेगी कुमाऊं को। जी हाँ। उसके पीछे पीछे अल्फा कंपनी को फिर लैडर से पीछे बुलवा लिया, वापस बुला लिया गया। जो आगे गई थी उसको वापस बुलाया, जो नदी के पास जो जी हाँ। गोरखा का पोजीशन थी, गोरखा को रिलीव की बजाय कि तुम वापस आ जाओ, जी हाँ। उनको रिलीव मत करो, और तुम ट्राई जंक्शन तुम भी जाना है मेजर ग्रेवाल की डेल्टा कंपनी के पीछे पीछे। तो 4 से 6 घंटे का फर्क पड़ना था, अंदर पड़ना था। जी हाँ। गरेवाल की हमने शुरू की जो मार्च उधर ट्राई जंक्शन की तरफ, रात को 11:30 बजे 23:30 आवर्स पर। जी हाँ। मुझे याद है टाइम। मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर था बटालियन का, मोटर ऑफिसर भी, जी। और ऑफिसर एजुटेंट कर रहा था, क्योंकि एजुटेंट साहब भी आए ही नहीं थे छुट्टी से वापस। जी हाँ। सो मैं CO साहब के ग्रुप के साथ था। तो मेजर गरेवाल की डेल्टा कंपनी, उसके पीछे हम चल पड़े। हमने मार्च शुरू किया 11:30 बजे। हमें पता था कि बहुत घनघोर लड़ाई होगी, उसमें कैजुअल्टी होगी, पर हमें कोई फिक्र नहीं था। हमारे बहुत फिट थे जवान, हमने बहुत ऑपरेशन किए हुए थे नागालैंड में। फिजिकली, मेंटली, मॉरली वी वर वेरी फिट, वेरी टफ, एंड वी वर रेडी टू डू बैटल विद द चाइनीज।
तो वहां पर सर आप जा करके आप और मेजर ग्रेवाल आप दोनों ने प्लान बनाया कि हमने ये चाइनीज का घेरा तोड़ना है जी। और किस तरीके से आपने अटैक किया रात में जब चाइनीज की एमएमजी चारों तरफ आग बरसा रही? ये हुआ क्या हुआ कि जब हम अगले दिन 15 तारीख को कोई तकरीबन 1:30 बजे मोटर पोजीशन पहुंच गए। जी हाँ। मोटर पोजीशन थोड़ी सी रेड जंक्शन से कोई 5-6 घंटे की वॉक थी इधर पीछे। जी हाँ। वहाँ से रॉली साहब आते हुए देखे मैंने। हाँ। मैं लीड में था तो मैंने सल्यूट किया। वो कहते रमेश कहाँ है? पठानिया साहब को। मैंने कहा पीछे। हाँ। 1 मिनट उन्होंने बात की कि ट्राई जंक्शन गिरने वाला है, अगर गिर गया तो पूरा ब्रिगेड का मोर्चा गिर जाएगा। जी हाँ। तो अब जितनी जल्दी हो सके चलो। हमने जो हमारे बड़े पिट्ठू थे उनमें कुछ अपने ब्लैंकेट रखे थे वो सब निकाल दिए और एम्यूनिशन ले लिया और चलना शुरू। हमने कोई चाय का इंतज़ार नहीं किया पीने का, ना ही किसी पूरी ड्रॉप होने का इंतज़ार किया एयरफोर्स से। अच्छा। चलने शुरू कर दिए। पूरी एयर ड्रॉप होती थी। जी हाँ। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था और टाइम नहीं था। जी हाँ। तो हमने चल पड़े और रात थी तो मुझे हुक्म मिला कि नेविगेट करना आपने। तो मैं सीओ साहब के साथ छोड़कर आगे चला गया और गाइड करना शुरू किया। और अभी हम 1 किलोमीटर तक रह गए थे शॉर्ट ट्राई जंक्शन थे। जी। और चाइनीज़ का 2-3 एमएमजी का ज़बरदस्त फायर आया हमारे ऊपर। जी हाँ। और मैंने ग्रेवाल साहब को आहिस्ता से बता दिया चुपके से कि वहाँ से सामने वाले टेकरी से फायर आया है। 2-3 एमएमजी अभी भी आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप एक ही तरीका है ऊपर पहुँचने का, हम जल्दी से एलएमजी आगे बाय हिप से फायर करते हुए ऊपर चढ़ जाएं, इनका घेरा तोड़ते हुए तभी हम ट्राई जंक्शन पहुँच पाएंगे। और एमएमजीज को कैप्चर करें या साइलेंस करें या उनको टोटली तो इस काम में कौन कौन गया आगे? इसमें मैं क्योंकि लीड में था। जी हाँ। तो मैंने एक एलएमजी ले ली। मैंने कहा मुझे दे दो एक एलएमजी जल्दी से। ओके। बहुत जोश था हमें कि करना है तो चाहे मरना है तो कोई बात नहीं। जी हाँ। और फिर 2 सेक्शन कमांडर थे उनको भी एक एलएमजी दे दी। हम तीनों सबसे आगे, पीछे साथ ही ग्रेवाल साहब और बाकी की कंपनी एक लाइन में ऐसे जा रहे थे हम। ओके। जब चल रहे थे हम और ज़ोर से हमने अपने बटालियन का जो वॉर क्राई था, ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की जय, वो बहुत ऊंची नारे लगाकर जोश के साथ ऊपर चल पड़े। डोगरा रेजिमेंट का युद्ध घोष युद्ध के दौरान होता है ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की जय। क्या हुआ सर आगे? और उसके साथ बहुत जोश आता है। बिल्कुल। और हम फायर करते करते गए और इतना ब्लास्ट किया, वॉल्यूम फायर इतना था कि चाइनीज गॉट स्टन्ड। वो घबरा गए कि ये क्या आ गया। उन्होंने सोचा शायद 1000 करीब की नफरी की फौज आ गई हिंदुस्तान की, तो उन्होंने थोड़ा रास्ता दे दिया। थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि 3 एलएमजीज एक साथ ब्लेजिंग करती हुई आ रही हैं जी। तो ये कोई बड़ा अटैक हमारे ऊपर आ गया। जी हाँ। वंडरफुल। तो वो घबरा के रास्ता मिल गया तो हम उसमें जल्दी से चढ़ गए और हम फिट थे। हम दर्द करके ऊपर चढ़ गए। क्या हुआ कि पहाड़ में रात में जो आगे वाले हैं जब वो जल्दी तेज चल जाते हैं तो पीछे वाले थोड़ा गैप पड़ जाता है। जी हाँ। तो हम जब ऊपर पहुंचे तो कुछ जवान शहीद भी होंगे रास्ते भी उनके से। तो कोई 2 प्लेटून पहुंच गई और तीसरी प्लेटून और सीओ साहब का वो ग्रुप नहीं पहुंच सका। जी हाँ। क्या हुआ कि चाइनीज से जल्दी से रिकवर करके अपने होश 1-2 मिनट में, 3 मिनट में या 5 मिनट में वो गैप क्लोज कर दिया। आप गैप के उस पार, बाकी कंपनी इस पार। हाँ। बीच में चाइनीज। जी। एक और नई सिचुएशन पैदा हो जी। क्योंकि चाइनीज की पोजीशन स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ रही थी। जी हाँ। मिनट बाय मिनट वहाँ येलो पिंपल की तरफ से उनकी स्ट्रीम करके आ रहे थे जवान सारे उनके सोल्जर। तो जब हम ऊपर पहुँचे तो मेजर ग्रेवाल ने कल मादिया जो सीओ थे 6 मार्को उनको बताया कि हम 35 जवान हैं मेरे पास, वी के 2 प्लेटून है और मैं हूँ और लेफ्टिनेंट कुलदीप हैं। सो उन्होंने कहा बताइए फिर कैसे करना डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पोजीशन ले लें, हम जो चाइनीज हैं उनको पीछे धकेलें अटैक करके, लोकल अटैक करके। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत कैजुअलिटी हो चुकी है, जो कुछ करना अभी आपने करना है। जी हाँ। तो ग्रेवाल साहब ने कहा कि कुलदीप हम पोजीशन भी लेंगे और आस्ते आस्ते करके अटैक करके लोकल असॉल्ट करके जो आगे वाले मोर्चे हमने खोए हैं कुमाऊं से ले लिए चाइना ने, वो हम दोबारा छीनेंगे। जी हाँ। तो ऐसे हुआ
कुछ लोकल असॉल्ट डाले 6-5 जवानों से, और कोई 5-6 मोर्चे ऐसे लाइन में अगले वाले मोर्चे हमने उन छीन लिए चाइनीज से। फिर क्या हुआ सर? और क्या उतनी देर में ऑफकोर्स हमने कोई हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए। आपकी इतनी कैजुअलिटी हो गई? ओके सर। इतनी देर में जब उनका अटैक आता था हम रिपास कर देते थे। हमारे इतने सूबेदार भगत सिंह जो मोटर पोजीशन पे एक प्लेटून थी, उनको बुलाया गया था ऊपर रीइंफोर्स करने के लिए 15 तारीख को, 15 नवंबर को, और वो बड़ी बहादुरी से लड़े, वो शहीद हो चुके थे। तो मैंने कहा, वॉलंटियर किया गरीबाल साहब को कि अभी सीओ साहब तो आए नहीं, जब आएंगे मैं आयो मेरा काम है उनके साथ हो जाऊं, तब तक मुझे काम दे दीजिए। कहते ये सेंट्रल वाली प्लेटून है, ये भगत सिंह साहब शहीद हो चुके हैं, आप यही प्लेटून ले। मैंने वो टेक ओवर कर ली प्लेटून। जी हाँ। वो जो प्लेटून थी हम कवर करते थे, जो रास्ता सीधा येलो पिंपल से आता है, और जो हमने मोर्चे देखे तो वो इतने गहरे नहीं थे, बहुत शैलो ट्रेंचेस थे, 1 फुट 1.25 फुट, 12-12, 14-14 इंच। हमारा धड़ पूरा पहाड़ी था। जवानों को मौका नहीं मिला कि डिफेंस खोद पाए, तो वो जो डिफेंसेस बनी थी वो मुश्किल से घुटने भर थी, yes. क्या कोई बैठता? बिल्कुल सही। आप सर बता रहे थे कि आपके और मेजर ग्रेवाल के बीच मोर्चे पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई जी, जहां मेजर ग्रेवाल ने आपको बोला कि अब तुम यहाँ पर अभी लड़ने का मतलब लड़ाई तो होगी, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, अब तुम वापस जाओ, हम इनको होल्ड बैक करते हैं। वो क्या हुआ था? नहीं, उससे पहले मैं एक बताता हूँ, सॉरी माफ करना, कि जब लड़ाई होती थी, अटैक आता था, हम रिपल्स कर देते थे, फिर वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद दोबारा करते थे। जी हाँ। तो इस दौरान में काफ़ी हमारी कैजुअलिटी हो रही थी। जी हाँ। हमारे पास इतना कोई आर्टिलरी फायर तो था नहीं, तो एक आध मिनट मिला तो गरेवाल साहब मेरे पास आए, फॉरवर्ड मोर्चे में हाथ रखा कंधे पे, हंस के कहने लगे कि कुलदीप, लगता है कि हम तो मरना तो है यहाँ पर, लेकिन हम प्रार्थना करें कि दुश्मन की गोली, चाइना की गोली हमारी छाती में लगे, पीछे न लगे, ताकि जब हमारे लोग के भी हमारी बॉडी रिकवर करने आएंगे, ये ना वो यहाँ से सोचें कि ये हम भाग रहे थे। तो देखो, इतना अभी भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, इतना सीरियस सिचुएशन में जज्बा था सर, जज्बा था। जी हाँ। तो जब उनका फाइनल टाइप क्या हुआ था कि कल राठौर, हर एक प्लान में, चाइनीज़ के अटैक प्लान में, जो उनका डिफेंडर का एवेन्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं चाइनीज। हाँ, पीछे आकर के ब्लॉक लगा दिया था। जी हाँ, और इसे जैसे ब्लॉक लगाया था। उसके अलावा जो बड़ा पोजीशन थी, जैसे वॉलंग बड़ा पोजीशन थी पूरे ब्रिगेड की, तो मार्जोडिंग का ये था कि ये पूरे ब्रिगेड को इनहाइलेट कर देना है, बिल्कुल बर्बाद कर देना है या कैप्चर कर लेना है। जी हाँ। उसके लिए वो पीछे लाते हैं, लगाते हैं ब्लॉक, वो पिंसर्स भेजते हैं, पिंसर भेज के पीछे ब्लॉक लगाते हैं। जी हाँ। ताकि कोई रीइंफोर्समेंट ना आ सके और ये जाके पीछे ना जा सके। चाइनीज अटैक कर रहे थे, साथ ही साथ वो इन्फिल्ट्रेट करके पूरी ब्रिगेड के पीछे आ रहे थे। जी। सो उन्होंने यापक लोहे जंक्शन नीचे है, वहाँ लगाना था। जी। उनका ये प्लान हमने फॉइल कर दिया, फोर्ट डोगरा ने। जी हाँ। क्योंकि नहीं तो उन्होंने 15-16 रात को पहुंच जाके लगा देना था पूरी ब्रिगेड ट्रैप, या 16-17 को। तो जब भी हमने, हमारे जवान शहीद तो हो गए, लेकिन फिर सुबह 8:30 बजे के करीब 16 तारीख को मुझे याद आया, कर्नल मदैया आए अपने बंकर से, वो जो कमांड बंकर था, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी हमारी सिर्फ 2 LMG रह गई थी काम करने वाली 9 में से। जी हाँ। और मोटर के सारे बॉम्ब खत्म हो चुके थे, ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, राइफल के जो एम्यूनिशन थे 200 राउंड से सिर्फ 15, 20 राउंड रह गए थे। जी हाँ। जवान मोस्टली एक और गैप थे मोर्चों में, क्योंकि जवान शहीद हो चुके थे, और किसी युवा के मोर्चे से तो सिंगल जवान था, 2 भी नहीं थे। तो कर्नल मदैया ने कहा कि हमने अभी पोजीशन हमें अबंडन करनी पड़ेगी। कर्नल मदैया CO 6 कमांड थे, वो सीनियर कमांडर थे, और उन्होंने कहा कि अभी हमें यहाँ से अबंडन करना है। हाँ जी। फिर क्या होगा? और लोहे था उस समय, क्या वक्त रहा हो? 8:30-9 बजे के करीब, 8:30 बजे होंगे सुबह के, सुबह, क्योंकि उनका
ये 16 तारीख। क्योंकि एक घंटा भर उनका जो फाइनल अटैक आया बहुत ज़बरदस्त था जी और हाँ। पूरी हैवी आर्टिलरी बराज से, क्योंकि उनका टाइम प्लान सारा आउट ऑफ प्लान हो रहा था। जी हाँ। उनके बहुत पीछे वो सेटबैक हो रही थी और ऊपर से कहीं डंडे पड़ रहे होंगे सीएमसी से या माउजोरियम से। एनीवे, सो उन्होंने कहा कि विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर्नल ग्रेवाल ने रिक्वेस्ट की कि सर फिर आप ऐसे कीजिए, मैं सारे हम पोजीशन होल्ड करेंगे, विल कीप द चाइनीज एट बे, उनको ब्लॉक करके रखेंगे, आप पहले विड्रॉ कर लीजिए। जो आपके 20-25 आदमी बचे हैं, उनके साथ कैजुअलिटीज भी थी। कैजुअलिटी थी और जी। डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर चोपड़ा। हाँ। सो उन्होंने उनको टाइम दे दिया कि आप जाइए, मैं 1 घंटा भर उनको रोके रखूँगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, खलल ना पड़े। सो उसके बाद कोई 9:30 बजे मुझे बताया कि कुलदीप, ये जो 6 वॉकिंग वुंडेड हैं आपकी प्लेटून में, जो ब्रेवो की थी मेरे पास, और मैं भी वुंडेड था क्योंकि गरेवाल साहब वुंड हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे। वॉकिंग वुंडेड मिलिट्री भाषा में वो शख्स होता है जो कि घायल तो हुआ है लेकिन अपने टांगों पर चल सकता है, उसको स्ट्रेचर की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के आपके पास 6 लोग थे जी। और सर, आप अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज कहा था। वो ये कहा था कि वोलोंग में पीछे हटना ज्यादा मुश्किल था बनस्पत चाइनीज के साथ लड़ाई करना। तो अभी आपका वो पीछे हटने का जो शुरुआत हुई वो कैसी चैलेंजिंग थी? बहुत चैलेंजिंग थी। क्या हुआ? जो रास्ता था नहीं, जो जिस तरफ से आए थे हम, जी हाँ। वहाँ तो सब चाइनीज ने घेरा डाल रखा था, तो हमें पीछे से। तो आपके रास्ते ब्लॉक कर दिए थे चाइनीज ने? जी। वो वोलोंग जाने के चक्कर में उन्होंने घेर लिया था। घेर दिया था। तो अभी आपको और वेस्ट से, ऊंचाई से जाना था, और वैसे और रॉक से और झाड़ी पकड़ पकड़ के नीचे गिरे। और डेस्टिनेशन क्या था आपका? डेस्टिनेशन यापक लोहे जंक्शन, जो बहुत दूर था, उसको कम से कम 18-20 घंटे लगने थे। अच्छा। और गरेवाल साहब सिर्फ 2 LMG के साथ रोके रखे थे अभी चाइनीज के अभी ऊपर। सिचुएशन ये है, मेजर गढ़वाल अपने कुछ चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ चाइनीज को रोक रहे हैं और अभी फोर्ट डोगरा नीचे आपके नेतृत्व में जा रही है। हाँ, ये डेल्टा कंपनी के जो 6 मेरे पास थे बचे, वो व्यापक लोहिक जंक्शन क्यों जा रहे थे आप? क्योंकि वो ब्रिगेड कमांडर ने कहा था वो चेक पॉइंट होगा ब्रिगेड का। क्योंकि ऐसा था, लड़ाई सिर्फ ट्राई जंक्शन पे नहीं हो रही थी, बाकी जो ब्रिगेड की दूसरी पोजीशन है बाकी सेक्टर में भी यही सिचुएशन थी। बहुत सी, हाँ, वो गिर रहे थे, क्रम्बल हो रहे थे। तो ये ब्रिगेड कमांडर का आदेश था कि अब ब्रिगेड जो है यहाँ से विड्रॉ करे। जी हाँ, जी हाँ। तो वो उन्होंने वहाँ पे चेक पॉइंट लगाया था। जी हाँ। तो अभी आप क्या करेंगे सर? तो मैं फिर उनको पीछे ले गया और थोड़ा मैं 5-7 मिनट रुका, शायद गरेवाल साहब आ सकें। तो क्या हुआ कि बड़ा जोर से फायर की आवाज़ आई ऊपर से, उसके बाद फायर बंद हो गया और ऊपर से मैंने देखा चाइनीज आके हमारी तरफ फायर करना शुरू कर दिया उन्हें। मुझे पता लग गया, गिर चुका था। यहाँ कोई 10 बजे के करीब। तो आपके मेजर ग्रेवाल और बाकी फोर्ट डोगरा के जवानों को साथ क्या हुआ उस वक्त आपको नहीं पता? मैं नहीं पता था, शायद मैंने सोचा मर शहीद हो गए होंगे, मर कैजुअल्टी हो गए होंगे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वुंडेड थे और वो घेरे में आ गए थे और उनको पकड़ लिया गया था। तो अभी आप समझ गए थे कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलना है। तो अभी क्या किया सर आपने? तो मैंने वो जो रिज और नाला का जो अलाइनमेंट है उसके बीच से चलना शुरू कर दिया। काफ़ी तेज़ चले हम। जी हाँ। और मैंने रास्ते में 2 घंटे जाने के बाद तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे के करीब बाईं तरफ मैंने एक पहाड़ी के रीएंट्रेंट में गैप में देखा कि कोई 20-25 आदमी हैं। जी हाँ। तो मैं एक दफ़ा तो घबरा गया, मैं चाइनीज़ तो नहीं आने चाहिए क्यों, लेकिन जब यूनिफॉर्म देखी कि ग्रीन है, ओजी है, तो और मैंने पहचान लिया मजाया साहब को, उनको सलूट किया मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। तो इससे अच्छा यंगस्टर तू ऐसे करो, ये चलते जाओ, विजापुर लोहे जंक्शन जाना, हम भी अभी आएंगे। तो ये वही पार्टी थी कुमाऊं की जो इसको आपने पहले छोड़ा था। अभी क्या होता है सर? तो हम उनको उनको पास करके सलूट करके चलते गए। जब लेकिन जयपक लोहे जंक्शन जाने से पहले 2 किलोमीटर था, अभी रात हो गई, कोई रास्ता ना मिले, हम गॉर्ज में थे ऊपर
और ऊपर गॉर्ज के टॉप पर, जी हाँ। और नीचे बहुत ऐसे थे, जलवान थी, पानी जोर से जा रहा था। तो मैंने जवानों को बोला हम तो रात को रुक जाते हैं, सुबह 4-5 बजे उठेंगे, कोई रास्ता ढूंढ के फिर जाएंगे नीचे, जहाँ ब्रिगेड कमांडर साहब निकल गए होंगे। स्लिप करने का खतरा था। स्लिप करने का खतरा था। जी हाँ। फिर तो फिर हमें बैठे ही थे, हमें गोलों की और फायरिंग की आवाज़ भी आ रही थी वालों की तरफ से, जी हाँ। दूर से। इतनी देर में 6 कुआओं के एक नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह और 2 जवान भी हमारे साथ आ गए। हमारे पहले जवान ने, किसी सेंट्री ने बोला कौन है, उन्होंने कहा हम 6 बाहर के 6 कुआओं के हैं। तो कह मिल जाएं तुम्हें, आ जाओ मिल जाओ, हमारे साथ हो जाओ। तो फिर वो साथ हमारे साथ हो गए। उसके बाद मैंने सुबह जब उठे, और तब तक ये जो लोहित व्यापक जंक्शन 2 किलोमीटर नीचे था, उस तरफ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, ये ब्लास्ट हुआ मोटर का, आर्टिलरी का। तो आप समझ गए कि लोहित व्यापक जंक्शन जो आपकी चेक पॉइंट थी वो चाइनीज के हाथ में चढ़ गई। हाथ में या अंडर फायर है या सेफ नहीं है। तो आपने बोला अब इधर नहीं जाएंगे। मैंने कहा अभी इधर नहीं जाएंगे। जी हाँ। अभी मेरे पास नक्शा था और कंपास था। जी हाँ। तो मैंने कहा जवानों को और त्रिलोक सिंह साहब को, भी रुकिए मैं बताता हूँ अगला प्लान क्या होगा। तो मैंने एक बेरिंग निकाली, वो हमारी ट्रेनिंग है मैप रीडिंग की, कि जयपुर लोहित जंक्शन से हैवलियांग 270 डिग्री मैग्नेटिक बेरिंग बनता, मुझे याद है अभी भी। ओके। तो मैंने कहा अब उसी बेरिंग हम चलेंगे, चाहे पहाड़ है या खाई है, खंजर है, जो भी है उसको पार करके जाना होगा। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे जहाँ चाइनीज। न उधर नहीं जाएंगे, यहाँ चाइनीज है। एब्सोल्युटली। मैं कहा, और देखो 3 ऑप्शन थे, या तो हम उधर जाते तो या तो कैजुअल्टी या वो कैद हो जाते, जी हाँ। और या फिर ये जो मैंने बताया रास्ता हम ऐसे चलते, कोई शायद कोई मिशमी या कोई ये जो ट्राइबल मिल जाए, लोकल ड्राइवर, या कुछ खाने को मिल जाए, या कोई रास्ता बता दे। रास्ता बता दी। वो क्या हुआ कि 14 दिन चले और कुछ नहीं मिला रास्ते में। एनीवे उससे तीसरा ऑप्शन था कि सरेंडर कर दो, जी। लेकिन मैं कहा नो सरेंडर, कोई हाथ नहीं खड़े करना, कोई हमने कैदी नहीं होना, मरना मंजूर है, लड़ना के लड़के मरना मंजूर है, लेकिन कैदी नहीं होना। जी हाँ। तो हम उसी राह से चलेंगे। तो वहाँ से वो जो तीसरा था बड़ा दुर्गम था, सबसे ज़्यादा दुर्गम ऑप्शन था, उस पर चलना शुरू किया। अब भगवान का, वाहिगुरु का और दुर्गा माता का नाम लेके चलते गए। जी हाँ। वो लंबी कहानी है जो ओडिसी में 13-14 दिन का मेरे जवानों ने कितने दिन किया। सर आप चले? 16 तारीख मिलाकर 16 नवंबर जब हम ऊपर से नीचे आए, 13 दिन और, तो 14 दिन टोटल, 13 दिन इसके अलावा व्यापक लोहित जंक्शन से जी हाँ। 13 दिन। और मैं ऐसे बताऊं कि कोई रास्ता नहीं था, आगे बहुत घना जंगल था, तो हम हाथ से, और शायद पूरा दिन लगे 2 किलोमीटर कवर करने के, पूरा दिन। इतनी ज्यादा अंडरग्रोथ? इतनी ज़्यादा घना था वो। और हमारे पास हथियार कोई ये काटने वाले औजार नहीं थे। जी हाँ। और कई दफ़ा तो वो तो बारिश होती थी तो गीली जो फ्लोर था उसके ऊपर कोई सांप है या कुछ है, कहीं हमें पता नहीं था, कोई महसूस नहीं होता था। एनीवे एक जगह एम्बुश भी हुए। ओके। क्योंकि त्रिलोक सिंह साहब ने कहा साहब हमें रास्ते जाना चाहिए, इधर क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम। जी हाँ। लेकिन ये चीज़ फिर बाद में बताऊंगा। फिर अभी आप कितने दिन में आप पहुंचे वहाँ? 13 दिन में। आप 13 दिन चलते रहे अपनी पार्टी के साथ? चलते रहे बिना खाए पिए? टोटली। नीचे जो पहले 1-2 दिन जब नाले थे जहाँ पानी तो पी सकते थे, जी। एक जगह एक दिन ऐसा आया कि कुछ झाड़ियाँ थी और कुछ फल थे, तो कुछ लाल थे कुछ सफ़ेद थे। जी हाँ। अभी जंगल वारफेयर ट्रेनिंग में बताया गया है कोई चीज़ जो रेड है उसको डेंजर समझो, उसको मत टच करो। जो चीज़ सफ़ेद है, वाइट है या ग्रीन है, उसको पहले टेस्ट कर लो ज़बान के ऊपर, अगर वो कड़वा या जहरीला टाइप नहीं है तो आप खा सकते हो उसको। पर एक दिन ही हुआ, वो थोड़े से उनसे मिले, उससे पेट तो भरता नहीं, चलो। उसके बाद कुछ नहीं मिला खाने को, कुछ नहीं। ओके। और ऐसा हाल हो जाता था, हो गया कि 3 दिन तो चलते रहे बगैर खाने के, भूखे पेट पे। चौथे दिन से इतने की होती थी, नॉर्मली मैं कहता था मार्च करेंगे 1 घंटा और 40 मिनट, जी हाँ। और 20 मिनट रेस्ट। होता था 5वें 6वें दिन के बाद
कि 20 मिनट मार्च और 40 मिनट रेस्ट, 40 मिनट शरीर रेस्ट में कोई शक्ति नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल शक्ति नहीं चलिए, जब आप ह्यूलियांग पहुंच रहे थे तो एक नाले पर पहली बार आपको 14 दिनों में कोई इंडियन आर्मी का पोस्ट दिखाई दी। जी हाँ, क्या हुआ था वहाँ? ऐसा हुआ कि जब लोहित के साथ साथ जा रहे थे जी और मैंने जवानों को बताया अभी हम अपनी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, हिम्मत लगता है नजदीक आ गए। आ गए हैं। बड़ा जवानों का हौसला बुलंद था, हमारा मोराल बहुत हाई था। हालांकि इतने भूखे थे, कुछ नहीं खाया था, जी हाँ। लेकिन चल रहे थे। और कोई 5-6 किलोमीटर इस तरह होगा उनकी मेन पोजीशन ह्यूलियांग से, तो नाले के पार परला बैंक जो था 50 फीट ऊंचा होगा, उसमें बंकर कुछ मैंने देखे, कुछ आदमियों की हरकत देखी, मैंने पहचान लिया कि ग्रीन यूनिफॉर्म है, शायद अपने किसी यूनिट की पोजीशन होगी। इसी देर में देखा वो जल्दी भाग भाग के पोजीशन ले रहे हैं। ओहो। तो मैंने अपने जवानों को बोला, ये हम रिवर बेड में थे, कोई 150-200 गज चौड़ी थी पर ड्राई थी, सूखी थी। और मैंने कहा इधर बैठ जाओ, कोई हरकत मत करो कि वो समझे कि हम शायद दुश्मन हैं, नहीं तो अपने फ्रेंडली फायर से ही हम मारे जाएंगे। 14 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फ्रेंडली फायर से मरना तो बड़ी बुरी बात है। बड़ी बात है। तो चलिए, वहां पर आपको एक जेसीओ साहब मिले और आपने उनको किसी तरीके से कन्विंस किया। ऐसा हुआ, बड़ी हंसने की बात है कि वो जेसीओ निकले ना बंकर से। मैं उनका हूँ, साहब मैं इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह हूँ, वॉलंग से आए हैं, मेरे जवान भी हैं, और आप बाहर निकलिए ज़रा बात कीजिए। 3-4 दफ़ा बोला और बड़े गंभीर नज़र आ रहे थे। नज़दीक कोई 50 गज पूरी से, ज़्यादा दूर नहीं थे। और बड़ी मुश्किल से वे आस्ता से आए, बाहर निकले बंकर से। मैंने पूछा आपकी यूनिट कौन सी है, तो 2-3 दफ़ा पूछने का फिर बताया उसने 4 असम, 4 असम बटालियन थी। ओके। फिर मैं कहा आपके सीओ साहब कौन हैं, फिर वो उनको 3-4 दफ़ा पूछना पड़ा। कर्नल टी सैलो, मुझे याद है टी सैलो बड़ा फेमस थे अपने असम रेजिमेंट में, जी हाँ। कि मिजोरम के हैं, बाद में वो स्पीकर बने। हाँ। और चीफ मिनिस्टर भी बने थे। ओके। रिटायर होने के बाद सेम पर्सन। ओके। तो फिर मैंने कहा आपके एडजुटेंट साहब कौन है, मुझे पता था कि अभी भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि हम दोस्त हैं, फ्रेंडली हैं। मैंने कहा आपके एडजुटेंट साहब कौन है, कहते अटवाल साहब। मैं कहूँ अटवाल भूरी भूरी मूछ वाले, मुझे पता है, हमारे साथ थे अकेडमी में गए थे, मैं जुजीला में था, वो सैंकड़ों में थे। फिर उसको विश्वास हुआ कि ये अपने आदमी है, फिर हमें उसने ऊपर आने दिया। अभी आप जब ह्यूलियांग पहुंच गए पहली बार, उसके बाद क्या हुआ? आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यहाँ पर जो ट्रुप्स पीछे से आ रहे हैं उनका कुछ हिसाब किताब करके उनको व्यवस्थित करने को, वो क्या काम था? ये वो आता है थोड़ा बाद में। पहले जी हम इतने थके हुए थे जी, तो उन्होंने चाय वाय पिलाई, कुछ हलवा बनाया, कुछ पूरी पूरी दी। तो मैंने सोचा भी 4-5 दिन यहाँ आराम करेंगे फिर चलेंगे। जी। इतनी देर में क्या होता है कि जो ह्यूलियांग में बटालियन थी उनको हुक्म था कि जो भी अपना स्ट्रैगलर आता है जी, वालों की तरफ से उसकी रिपोर्ट भेजना एकदम। तो इन्होंने, मुझे नहीं पता था, मैं डॉक्टर साहब के टेंट में अभी लेटा ही था, मैं आराम करने सोच रहा था कि मैसेज आ गया एडजुटेंट का कि जीओसी और ब्रिगेड कमांडर एएलजी पर आए हुए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं और आके उनसे बात करो। मैं कहा चलो भाई, मैंने फटाफट अपना इक्विपमेंट पहन लिया, राइफल उठा ली, मेरे पास 3 राइफल थी। जी हाँ। और बूट पहन के फिर मैं चल गया ऊपर। एएलजी थी, उनको सलूट किया। उन्होंने कहा भी बताओ क्या हुआ ट्राई जंक्शन पे, कि उनको जो 15 तारीख के बाद कुछ नहीं पता कि हुआ क्या, नहीं थी वहाँ, कोई खबर नहीं थी। तो मैं पहला और ओनली ऑफिसर आई वॉज वो केम फ्रॉम ट्राई जंक्शन। तो मैंने 1 घंटा, मैंने सोचा कि मुझे कह लेंगे तू थका होगा तो बैठ जा कोई बेंच या कोई स्टूल पर, कोई कुर्सी पर। नो, ना वो बैठे ना मुझे बैठने दिया। एएलजी 300-400 गज लंबी थी, आगे से चहलकदमी करते ना, साथ साथ ही मुझे पूछते गए। मैं 1 घंटे में पूरी स्टोरी बयान कर दी, पूरी लड़ाई की कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। फिर उन्होंने कहा शाबाश, वेल डन, यू हैव डन ए गुड जॉब, अच्छा किया है। अब तुम ये करो, हमारा जहाज़ ले जाओ, तुम काफ़ी चल चुके हो और तुम जहाज़ लेके अपने जवानों के साथ जिनजान पहुंच जाओ पीछे। डॉक्टर, कितना दूर था वो तो 1 घंटे की फ्लाइट थी। ओके। और अच्छा, वहाँ पर एक समस्या ये थी कि एएलजी इतनी तंग थी,
उसकी इस तरफ लोहित दरिया था और इस तरफ एक और खाई थी, इस तरफ नाला था और इस तरफ रॉक थी। जी हाँ। और उसी 300-450 गज में उस जहाज को उड़ के जाना था। ओके। और जब मैं चढ़ रहा था ऊपर तो देखा था बाईं और दाईं तरफ कोई 8-9 जहाज गिरे हुए, जहाज गिरे हुए। हाँ क्रैश हुए हुए, ओके। या तो ओवरशॉट या अंडरशॉट या कुछ किसी वजह से हुए होंगे। और जब उन्होंने कहा कि जहाज़ ले जाओ, मैं बैठने लगा। हम सारे ओवरलोड थे, वहाँ से 6 आदमी की कैपेसिटी थी और हम 9 थे ओके। विद आवर वेपन्स। मैंने कहा भी वहाँ तो नहीं मरे, यहाँ जरूर मर जाएंगे। अच्छा। मैं कहा वहाँ मर जाना अच्छा था, यहाँ तो वैसे एयर क्रैश में मरना मजबूर नहीं। मरना ना दरिया में जाके एयर क्रैश में कितनी बदनामी की बात होगी और कितनी शर्म की बात होगी। एनीवे, तो मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा था। पायलट बड़ा मास्टर ग्रीन पायलट था, जी हाँ। आईएएस पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कपूर, मुझे याद है अभी भी नाम उनका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कपूर। तो मैंने इनको पूछा सर ये उड़ जाएगा? तो कहता भगवान के ऊपर रखो। मैंने लो ये भी भगवान का विश्वास रखते हैं, इनको अपने जहाज पर भरोसा नहीं है कि उड़ जाएगा। तो जोर से शुरू किया और इस एंड से दूसरे एंड पर ले गए। और जब वो ख़त्म हुआ पट्टी तो नीचे ड्रॉप था, नीचे दरिया था, लोहे शां करके जा रहा और 1 सेकंड के लिए जहाज रुक गया हवा में। मैंने कहा भगवान अब तो गए, अब तो हम नीचे गए। पर इतनी देर में वो पावर पकड़ ली, इंजन ने उड़ना शुरू हुआ चले। तो उसने फिर मुझे ऐसे इशारा दिया पायलट ने, कपूर ने। मैं कहा शुक्र है पहुंच गए। फिर अच्छा उधर पीछे जब गए तो फिर रौली साहब मुझे मिले बटालियन में आके, और ब्रिगेड को जाना था मार्च करके ट्रेनिंग लोकेशन में लेखा पानी, ये इधर लेखा पानी 300 के आगे बर्मा रोड के ऊपर। पूरा ब्रिगेड उधर कॉन्सेंट्रेट होके रिफर्बिश होना था, रिइक्विपमेंट होना था, रीइंफोर्समेंट होना था। मुझे फिर दिया तो अभी ज़ख्मी है, वी आर रिकवरिंग, तो आप इधर ही तेजू पे रहो एयरफील्ड के ऊपर, और जो भी अपने आते हैं पीछे से जवान में रहे। नहीं, ये तेजू है लोहितपुर, अभी नियर द फुट हिल्स ऑफ द सेक्टर। जी हाँ। दिनजा तो वो गए। हाँ। तो वहाँ रहा मैं 1 महीना। जो भी आते थे, 1 महीने 15-20 दिन, जो आते थे उनका मैं वीरवार लिख कर रेडियो से उनको बता देता था कि आज ये आया, आज वो आया। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये वालों की तरफ से आ रहे थे, स्ट्रैगलर थे, कोई जंगल से बाहर से छुप के आया होगा, चाइना से बच के आए, जो बच के आए। कुछ चाइना ने प्रिजनर ऑफ वॉर भी वापस करने शुरू कर दिए थे। हाँ ऐसे हुआ। ये वो तो चले गए 10 दिसंबर को ब्रिगेड उधर मार्च करके ट्रेनिंग लोकेशन लीडो रोड पर जी। और मैं ये 13 फिर 12 दिसंबर को खबर आई कि 13 को और 14 को एक जहाज़ आएगा वॉलोंग से, जो वेरी सीरियस वुंडेड हैं। चाइनीज उनको रिलीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस के माध्यम से। सो मैंने कहा ठीक है। सो मैंने उनको रिसीव करना था अलॉन्ग विद जो कोई रिपोर्टर आए थे काफ़ी दिल्ली से। तो जहाज़ से उतरे डकोटा से कोई 20 होंगे ज़ख्मी जी। सबसे पहले ज़ख्मी आया, पूरा पट्टियाँ लगी हुई, वो मुझसे आँखें शायद नहीं होंगी, पट्टी लगी, और आया चल के। वो तो पैडेड कोट जैकेट था चाइनीज़ जो किस्म का। सो मैंने आया देखा, और जब मैं कोई 5-10 कदम होगा मैं पहचान लिया। मैं दौड़ कर गया, मैं कहा तरमे तू बच गया। ये नायक धर्म सिंह वही था जिसको मैंने मेरे बंक हमारे मोर्चे में वो ग्रेनेड फटा, हमें कुछ नहीं हुआ, उसको पूरा बाईं तरफ सारा कट गया पूरा सारा। तो मैंने सोचा था कि मर जाएगा, बट तो उसको मैं उठा के ले गया था डॉक्टर के बंकर में रिवर स्लो पर ट्राई जंक्शन पे जी। और डॉक्टर चोपड़ा से उनको रिक्वेस्ट किया, बड़े अच्छे शानदार डॉक्टर थे, कि इनको मेरे नायक को लगी है, फटाफट इसकी मलहम पट्टी करो। तो उसको चाइनीज ने वापस किया। उनको चाइनीज ने रिकवर कर लिया था। नाइस ऑफ देम कि उसके तीमारदारी की, इलाज किया, उसको फिर चलने के लायक बनाया। आपने सर मेजर ग्रेवाल के बारे में कवर किया, लेकिन अगर हम लेफ्टिनेंट लिंबू की बात ना करें तो ये अधूरा रहेगा, जो आपके मेडिकल ऑफिसर। Oh yes, very brave, wonderful young doctor. Just a moment.
सुब्बा, यस लेफ्टिनेंट गौतम सुब्बा। जी। लेफ्टिनेंट गौतम सुब्बा हमारी बटालियन में नए नए मेडिकल ऑफिसर पोस्ट हुए थे 4 नवंबर को। ओके। और मेरे टेंट के सब में शेयर किया, हम एक ही टेंट में रहते थे। मेरी एक कॉट थी, एक कॉट में वो। और 7 नवंबर को हम फ्लाई करके आगे चले गए। ये मेन बॉडी के साथ आए, ये ब्रेव कंपनी के साथ। ये आरएपी में थे। और वहाँ पर जो रतन चंद साहब की प्लटून थी फर्म बेस पर, मैंने अभी आपको बयान नहीं किया, जी। इतनी शानदार लड़ाई लड़ी, पूरे लास्ट मैन लास्ट राउंड। रतन चंद और लेफ्टिनेंट सुबह के दोनों की लड़ाई। हाँ, इनकी मेडिकल पोस्ट था। ये जो जख्मी ऊपर से आते थे हमारे, जो भी आता था उसकी मलहम पट्टी करना, इनको नीचे भेजना आगे जो जहाज से पीछे जाने के लिए दिंजन तक, और उनको देखभाल करना। जी। और ये थे फर्म बेस पर या रिज पर रतन चंद साहब के साथ। ओके। हुआ ऐसे कि जब 16 तारीख को विड्रॉल का हुक्म दे दिया ब्रिगेड ने, 11:30-12 बजे, 11:30 बजे नहीं 11 बजे इनको बोला गया कि अभी हम ब्रिगेड विड्रॉ करना है, तुम भी विड्रॉ कर जाओ। रतन चंद साहब ने कहा, मैं कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, हमारे सीओ साहब भी आगे हैं, हमारी बटालियन आगे है, मैं नहीं जा सकता, मैं तो उनका इंतजार करूँगा, मेरा काम है उनकी देखभाल करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। इतना लॉयल, वफेदार, ग्रेट JCO, 27 साल सर्विस थी, 1 साल में रिटायर होने वाले थे। ओके। ही रिफ्यूज टू अबंडन एंड ही फॉट लास्ट मैन लास्ट। उसकी जब 3 महीने के बाद हमें इजाज़त मिली जाके हम रिकवर करें बॉडीज उनकी, अपने बहादुरों की, तो जब मैंने पहला आदमी रिकवर किया तो डॉग टैग जब जो देखा, सुबेदार रतन चंद। अच्छा। आई वाज स्टन्ड, शॉक, मुझे आंखें में आंसू आगे, जोर जोर से मैं रोया। देखो सुबेदार साहब यहाँ शहीद हो गए, इतने बहादुर, और रिफ्यूज टू अबंडन। ओके। और बाकी फिर ये आगे गया एक और दूसरे मोर्चे की तरफ, तो वहाँ एक यूनिफॉर्म थी, आधी जली आधी इंटैक्ट, तो पॉकेट से निकाला आइडेंटिटी कार्ड, लेफ्टिनेंट गौतम सुब्बा, GS सुब्बा, आपके मेडिकल ऑफिसर। ओके। मैं बड़ा अगेन शॉक एंड स्टन्ड। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू अबंडन। ये सर, ये जख्मियों को कौन देखेगा अगर मैं चला जाऊंगा। इतना बहादुर दलेर डॉक्टर। मैंने बताया बाद में जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, कि इनको एटलीस्ट MVC मिलना चाहिए, रतन चंद साहब को भी और गौतम सुब्बा को भी। जी हाँ। देखिए कर्नल राठौर, जो लड़ाई फोर्ट डोगरा, हालांकि लास्ट में इंडक्ट हुए थे, आग में झोंके थे, और हमें पता था कि हम आग में झोंके जा रहे हैं, कोई बचने की उम्मीद नहीं है, कोई वापस नहीं आएगा बच के। एग्जैक्टली हुआ, 50% से वहीं शहीद हो गए इन द मैटर ऑफ आवर्स। और रतन चंद साहब के भी यही 28 के 28, जो 28 से उन्होंने सारी की उनकी बॉडीज मैंने रिकवर की और क्रिमेट की, ये रिकॉर्ड है। जब उनको पता लगा रॉली साहब को, और उन्होंने कहा कि ये ब्रेवो कंपनी और डेल्टा कंपनी की ये जो कंपनियां दो फोर्ट डोगरा की है, इनकी वजह से चाइनीज का जो प्लान था पीछे ब्लॉक लगाना, वो 24-48 घंटे तक फॉइल कर दिएगा, डिले कर दिएगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि 11 ब्रिगेड के 1800 के करीब जवान और ऑफिसर JCO एस्केप कर सके और पीछे जा सके। एब्सोल्युटली। नहीं तो वहाँ ब्लॉक लग जाता तो उन्होंने सारे कैप्चर हो जाता, बड़ी शिकस्त होती। हाँ जी। और ये कुर्बानी, और ये था इन्होंने हासिल किया, ये उनकी देन है, ये रतन चंद की, सुबह की, गरेवाल की, और डेल्टा कंपनी जो ऊपर गई। शानदार सर, शानदार। यस सर। हमें ब्रिगेडियर कुलदीप ने अपने अनुभवों के आधार पर ये किताब लिखी है, थ्रू वॉर्स एंड इंसर्जेंसी, और इसमें आपने 1962 का जिक्र किया है, 1965 का जिक्र किया है, 1971 का जिक्र किया है, और न जाने कितनी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज का जिक्र किया है। आज के ज़माने में ऐसे अनुभवी और ऐसे शानदार ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं। सर, आपकी उम्र क्या होगी? 90। मैं जवान हूँ, 90 साल का। आप 90 साल के जवान हैं और अच्छे सेहतमंद हैं। भगवान आपको सर लंबी उम्र दे। धन्यवाद। और आज आपने रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए अपने अनुभवों का जो खजाना खोला है,
हम उसके आभारी हैं। मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने मौका दिया, जो वालों के बहादुर शेर दिल जवानों ने वहाँ इतनी शानदार लड़ाई लड़ी और आहुति दी और चाइना के दांत खट्टे कर दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्नल रावत।